लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में अब सियासी घमासान तेज हो गया है। इस चरण में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार फिर इन सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच टक्कर है। पश्चिमी यूपी सभी दलों के लिए साख का सवाल बन गया है। पहले चरण में मतदान प्रतिशत गिरना सभी दलों को चिंता में डाले हुए है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां सभी सीटों पर जीत की जुगत में है, तो वहीं सपा और बसपा प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं। मायावती ने क्षत्रियों की नाराजगी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को सख्ते में डाल दिया है। सपा भी पीडीए का नारा देकर जातीय गोलबंदी की धार दे रही है। अब इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं स्टेट एडिटर राघवेंद्र त्रिपाठी जी। राघवेंद्र जी, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है 26 अप्रैल को। फिर से 8 ही सीटों पर होगा। अब इन 8 सीटों में से अमरोहा एकमात्र सीट ऐसी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती इस बार अमरोहा सीट बीजेपी के लिए? देखिए तिशा जी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और मुख्यमंत्री योगी के लिए भी। हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। उस गठबंधन के बाद भी केवल अमरोहा सीट दानिश अंसारी बसपा के टिकट पे चुनाव जीत पाए थे और उस दानिश अंसारी को जब लोकसभा में रविंद्र बिधोड़ी ने अपशब्द कहे थे, उसके बाद से मायावती ने उनको पार्टी से अलग कर दिया था। वह इस बार कांग्रेस के टिकट से अमरोहा में भाग आजमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सभी दलों की नजरें लगी हैं अमरोहा सीट पर। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी उपजाऊ नहीं रहा है, लेकिन 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की राह पे चला और उस ध्रुवीकरण का फायदा 2014 में भी मिला, 2017 में भी मिला, 2019 में भी मिला और उस फायदे को फिर इस बार भुनाने की लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपको याद होगा तिशा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अमरोहा में सभा कर रहे थे तो उन्होंने एक पुरानी बात कही थी कि हम सत्ता में आए हैं तो पलायन हमने रोका है। उनका इशारा साफ साफ था कि जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था शामली में, करैना में, इसके अलावा सहारनपुर में, वहां से पलायन हुए थे, तो उस मुद्दे को कहीं न कहीं उन्होंने धार दिया था। उन्होंने बताने की कोशिश की थी अगर पुरानी स्थिति लौटती है तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके लिए जो उनका वोटर है उनके लिए स्थिति विकट होगी और पुराने घाव को कुरेद कर कहीं न कहीं अपने वोट को फिर से सहेजने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग है। बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में दमखम के साथ लड़ रही थी, अखिलेश यादव का साथ था, पिछड़ा दलित एक मुस्त वोट था, अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों का वोट भी गठबंधन के साथ गया था। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत वोट बटने की गुंजाइश दिख रही है और उसी का फायदा लेने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण को हवा दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी मंच से लगातार कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना है और कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। तो कहीं कहीं राम मंदिर का मुद्दा अगर आप उछालते हैं तो तय मानिए कि आपको अपने विकास के काम पर, अपने तमाम जो विकास की योजनाएं उन पे भरोसा नहीं, आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी दल लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। मायावती भी लगातार यही कह रही हैं कि इस बार मुसलमानों को ठगा जा रहा है, मुसलमानों का वोट बैंक एक तरह से बेचा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि मुस्लिम समुदाय को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तय करना है कि वह किसके साथ जाए। और सबसे बड़ी बात है, 3 तलाक की जो कानून आया था उसके बाद से कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाएं भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति साथ टानर दिखा रही हैं और जो लाभार्थी योजनाएं हैं, चाहे आवास योजना हो या मुफ्त खाद्यान्न योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, घर घर पानी योजना हो, इन योजनाओं को भी प्रधानमंत्री मोदी गिना रहे हैं। अब इसका कितना असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा ये तो बात बता, इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ाई कठिन है और उस लड़ाई को सुगम बनाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अखिलेश यादव लगातार संपर्क मुरादाबाद में रैली कर चुके हैं, अमरोहा में रैली कर चुके हैं। हालांकि अभी राहुल गांधी और अखिलेश की ज्वाइंट रैली होनी बाकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अभी एक और रैली की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में क्या विपक्ष जिस तरह से रणनीति अपना रहा है, क्या वह घेर पाता है या नहीं घेर पाता है। सबकी नजरें इसी पर लगी हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फतह करेगा वह उत्तर प्रदेश को फतह करेगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा पूर्वांचल तक जाती है और पूर्वांचल में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। घोसी सीट, गाजीपुर सीट, जौनपुर सीट, मछली
शहर सीट, यह सब सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी हुई थी, जबकि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव लड़ रहे थे। उसके आसपास की सीटें अगर उस दौर में हार गई थी, तो इस बार बहुत उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। हालांकि कोशिश कर रही है, सारा दारोमदार पश्चिम पे टिका हुआ है। अगर पश्चिम भारतीय जनता पार्टी फतह करती है तो तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन यानी 2014-2019 के प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान होता है तो तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में जो आस भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीतने की लगाई है, उस मंसूबे पे पानी भी फिर सकता है। जी तिसाजी जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, यदि अमरोहा सीट के जातीय समीकरणों की बात कर ले तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही नो रिस्क पॉलिसी के तहत यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी यहां मजबूत होती नजर आई है रालोद के आने से। देखिए, रालोद के आने से स्थिति जरूर मजबूत हुई है, लेकिन जो जातीय समीकरण है वह थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी 50% के आसपास है और कंवर सिंह तंवर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और सपा और बसपा दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। तो अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तब मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को यहां कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि 2019 के चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं बटा, इस नाते कंवर सिंह तंवर चुनाव हार गए, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कंवर सिंह तंवर चुनाव जीते थे। अब देखना होगा कि वोटों का बंटवारा कितना हो पाता है। हां, जयंत चौधरी इनके साथ है, जाट बिरादरी इनके साथ है और भूपेंद्र सिंह चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं इसी इलाके से आते हैं। अब जाट समुदाय भले भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, लेकिन जो मतदाता बहुत संख्या में है वह कहीं न कहीं एक तरह से समीकरण के हिसाब से इंडी गठबंधन की तरफ झुकता दिखता है। लेकिन अगर उसमें बिखराव होता है, मायावती कुछ वोट हासिल कर लेती है, अगर 50,000 से अधिक वोट उनका प्रत्याशी पाता है, तब तो यहां पे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज भी गिरा है। 2019 के मुकाबले जो पहले चरण का चुनाव हुआ था, लगभग 5.5% वोट कम पड़े हैं। तो वोट कम पड़ने के गुड़ा भाग में भी भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन दोनों उलझे हुए हैं। दोनों नहीं तय कर पा रहे हैं कि किसको फायदा होना है, किसको नुकसान होना है। अब देखना यही है कि जो दूसरे चरण का चुनाव है इसमें कितना मतदान प्रतिशत बढ़ता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसके जितने वोट थे वह पड़े हुए हैं, इंडी गठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन इंडी गठबंधन के जो बड़े राजनेता कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जब आक्रोश होता है तो वोट परसेंटेज घटता है। अब देखना होगा परिणाम क्या आता है। लेकिन इतना जरूर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई दोनों घटक दलों के लिए बहुत भारी दिख पड़ रही है और दोनों गठबंधनों की कोशिश यही है कि किसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फतह किया जाए। इसी नाते जातिवादी नारे भी लगाए जा रहे हैं, जातिवादी मुद्दों को हवा भी दिया जा रहा है और ध्रुवीकरण की राजनीति को भी परवान चढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणीय है, टफ फाइट होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या निकल कर आता है, चूंकि सबकी नजरें भी रिजल्ट पर ही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए।